तो कैसे भाई आज किस पर हम लोग देखने वाले हैं शिफ्टेड इनटू अ फ्लैट इन पुणे एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर द हॉरिबली डिस्टर्बिंग रियल हॉरर स्टोरी बाय अल्फा की। मैं यहाँ से देख रहा हूँ सेटअप अपग्रेड हो चुका है भाई, ये क्या न्यू हे सेटअप है? कैसे हो सब। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो न्यू दोस्तों। सेटअप। ये जो कहानी है ये निखिल ने हमसे शेयर करी है एंड एक्चुअली ये कहानी बहुत ज़्यादा डरा देने वाली है। मतलब एक मिनट के लिए आपका दिमाग पूरी तरीके से घुमा सकती है और कहीं ना कहीं आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस रेज कर सकती है जो कि शायद आज से पहले आपने खुद से कभी पूछे भी नहीं होंगे। लेकिन ये कहानी सुनने के बाद आप खुद से ये थोड़ी क्वेश्चन बड़ी है, ज़रूर पूछोगे थोड़ी तेज कि क्या हम चलेगी। सच में रोज़ की दिनचर्या में जो देखते हैं, जो महसूस करते हैं, जिनसे बातें करते हैं, क्या वो सच में इंसान होते हैं या फिर कुछ और। ये कहानी 2017 की है जब निखिल नया नया पुणे में शिफ्ट हुआ था। वो शहर में सेटल होने की कोशिश ही कर रहा था। निखिल की नई नई जॉब लगी थी पुणे में, जिसकी वजह से वो पुणे में आ तो गया था लेकिन अभी भी एक अच्छा पीजी या फिर रहने के लिए एक अच्छा घर ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा था। ऑल्दो उसको एक पीजी मिलता है जहाँ पर वो 1-2 महीने के लिए शिफ्ट भी होता है, लेकिन पीजी के ओनर से एक दिन उसकी बहुत अच्छी खासी मतलब भिड़ंत हो जाती है। बहुत सीधी सी बात थी लेकिन आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण जो ओनर होते हैं वो निखिल को तुरंत उसके पीजी को छोड़ देने के लिए कहते हैं। ना कोई नोटिस ना कुछ, सीधा बोल देते हैं कि भाई एक काम कर, तू छोड़ के चले जा, निकल जा। और निखिल भी अब कोई इतनी इतनी बदतमीजी से बात करेगा तो निखिल भी सुनेगा थोड़ी ना। निखिल भी जोश में कि ठीक है मेरे पास क्या एक ही जगह रहने को, ठीक है, मैं भी मैं छोड़ जा रहा दूंगा, हूँ, गुड और नाइट। बोलकर वो छोड़ देता है। लेकिन पीजी तो छोड़ देता है बट यहाँ पर समस्या ये थी कि उसके पास रहने के लिए और कोई जगह थी नहीं। कोई खास अच्छे दोस्त भी नहीं थे, एक दो थे लेकिन वो मतलब ऐसे पीजी या फ्लैट में नहीं रहते थे, तो उन्हें निखिल परेशान नहीं करना चाहता था। और वो ऐसी स्टोरी डाल देता है कि भाई किसी के पास अगर रहने के लिए 2-3 दिन के लिए जगह हो तो प्लीज़ बताना। और उस स्टोरी पे उसको एक उसका दोस्त का मैसेज आता है कि इंस्टाग्राम पे नहीं डालती है, इसने फेसबुक पे डाली थी। उस समय फेसबुक काफ़ी लोग यूज़ करते थे, तो फेसबुक में डाली थी। और वहाँ पर इसका एक दोस्त था जिसने इसे रिप्लाई करा था कि ब्रो तू मेरे यहाँ आकर रह सकता है कुछ दिन के लिए। अब ये जो दोस्त था इसका नाम था प्रणय। अब प्रणय निखिल को कहता है कि देख मैं विमान नगर की एक सोसाइटी में रहता हूँ तो तू वहाँ पर आकर रह सकता है। अब निखिल और प्रणय की दोस्ती भी ऐसा कोई बहुत गहरी नहीं थी। प्रणय असलियत में एमपी से था और इनऑर्बिट नाम का एक मॉल है उसके पास ही उसका ऑफिस था। इन दोनों का एक म्यूचुअल फ्रेंड था वासु नाम का, तो उसके थ्रू एक बार ये ऐसी पार्टी में मिले थे और बस ऐसे थोड़ा सा कनेक्ट कर लिया था। बाकी ऐसी कोई खास दोस्ती थी नहीं। लेकिन मजबूरी में निखिल के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो वो भी प्रणय को हाँ बोल देता है। और साथ ही निखिल के लिए ये वाली जो लोकेशन थी वो काफ़ी कन्वीनियंट थी क्योंकि उसके ऑफिस की कैब का पिकअप पॉइंट भी उस सोसाइटी से मुश्किल से 600 मीटर की दूरी पर था। अब निखिल अपना सामान सब कुछ लेकर प्रणय के उस अनजान घर की तरफ निकल जाता है, ये सोचे बिना कि आगे क्या होने वाला है। अब प्रणय निखिल को बताता है कि देख मैं यहाँ पे अकेला नहीं रहता, यहाँ पे मेरे साथ एक और पार्टनर है और उसका नाम ओम प्रकाश है। वो बेसिकली बंगाल से है लेकिन वो बहुत शांत इंसान है और वो फालतू में किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। तो तुझे आई डोंट थिंक ऐसा डिस्कम्फर्ट सा फील होगा, बट मैं तुझे पहले से बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे तुझे ओम प्रकाश दिखता रहेगा। वो उसका ना वर्क फ्रॉम होम ही चलता था 24/7, तो वो अपने एक रूम में पड़ा रहता था। वहाँ पे वो थोड़ा पढ़ाकू टाइप का भी था और थोड़ा सा नर्ड टाइप का भी था, तो वो ऐसा मतलब ओपनली यहाँ ज़्यादा दोस्तों के साथ घूमता नहीं था, तो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने रूम के अंदर ही रहता था। अब निखिल का बताना है जहाँ पर ये सोसाइटी थी वो जगह बहुत अच्छी थी, एटलीस्ट फार बेटर देन जहाँ वो पहले रह रहा था। यहाँ पर लोग थे, आसपास भीड़ भाड़ थी और नीचे एकदम बस स्टॉप सा था और बिल्कुल बिल्कुल मेन रोड था, तो यहाँ पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलती थी। और थोड़ी सी आगे जाओगे तो फीनिक्स मार्केट सिटी भी आ जाती थी। तो कहने का मतलब है कि वो जो पूरी जगह थी वहाँ की वाइब थी वो काफ़ी अलाइव मतलब जिंदा टाइप की थी। बट जैसे ही निखिल उस सोसाइटी में एंटर करता है वाइब एकदम बदल जाती है। वहाँ की दीवारें वो बहुत पुरानी हो गई है, लाइक उसमें से पपड़ियाँ निकल रही है और जो स्टेयर्स है, जो सीढ़ियाँ हैं, उनमें क्रैक्स आए हुए हैं। वो बहुत ही अजीब सा माहौल सा बन गया था और एकदम अजीब सी शांति थी। हवा में जो हैवीनेस थी वो निखिल को फील हो रही थी। एंड देन फाइनली निखिल प्रणय के फ्लैट के बाहर खड़ा था। बेल बजाता है, गेट खुलता है, सामने प्रणय होता है जो कि निखिल को देख के काफ़ी एक्साइटेड था कि हे ब्रो कैसा है ये वो, थोड़ा हालचाल पूछते हैं। निखिल भी अपनी पूरी कहानी बताता है कि सॉरी यार डिस्टर्ब करने के लिए, बट बहुत अर्जेंट था, मैं बस थोड़ी दिन में यहाँ से चला जाऊँगा। प्रणय बोलता है तू टेंशन मत ले ऐसा फालतू की, तू बैठ आराम से। उसके लिए कोल्ड ड्रिंक एंड ऑल लेकर आता है एंड देन इनके बीच ऐसी नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन हो रही होती है। अब जो प्रणय होता था उसका दिनचर्या ऐसा होता था कि वो सुबह ऑफिस के लिए जल्दी निकल जाता था और रात को देर से आता था। वहीं पर जो ओम प्रकाश था वो पूरे दिन अपने घर पर ही रहता था। ओम प्रकाश का नेचर काफ़ी शांत और काफ़ी पोलाइट था और वो हमेशा मुस्कुराता रहता था, लेकिन एक उसकी आदत थी जो कि बड़ी अजीब थी। वो अक्सर बालकनी के पास खड़ा होकर नीचे रोड और बस स्टॉप को घंटों तक बस घूरता रहता और निखिल हॉल के ठीक बगल में एक मैट्रेस लगाकर वहीं पर सोता था। पहले 3 दिन बहुत नॉर्मल गुजरते हैं, ऑफिस जाना, ऑफिस से आकर तो 3 दिन के लिए रहना था, स्टार्टिंग में बोला ना, तो 2-3 दिन के लिए फ्लैट चाहिए। खाना खाना और फिर सो जाना। काइंड ऑफ काफ़ी शांत माहौल था, लेकिन निखिल को ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये जो शांति थी ये तूफान से पहले वाली शांति थी, क्योंकि चौथी रात से खेल थोड़ा बदलने लगा। निखिल नॉर्मली रात को सो रहा था कि तभी अचानक से उसकी नींद खुलती है। उसने देखा कि बालकनी का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसे अच्छे से याद था कि उसने दरवाज़ा बंद किया था क्योंकि रोड से इतनी ज़्यादा आवाज़ आती थी और ऊपर से धूल भी आती थी, तो वो हमेशा दरवाज़ा बंद करता था। अब वो देखता है ये दरवाज़ा क्यों खुला है, ये शायद निखिल ही बंद करना भूल गया होगा। निखिल वापस से उठता है और दरवाजे को बंद कर देता है। लेकिन अगले दिन जब निखिल उठा तो दरवाज़ा वापस से खुला हुआ था
और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि निखिल को ना बहुत ज़्यादा थकावट सी फील हो रही थी। उसे लगा था शायद वो मैट्रेस में सो रहा है, उसे इतना आदत नहीं है क्योंकि वो तो आराम से बेड के ऊपर सोता था, बट अब वो ज़मीन में मैट्रेस लगा के सो रहा है, तो शायद इस वजह से हो रहा होगा। अब 1-2 दिन बाद शाम को जब निखिल ऑफिस से लौटा तो उसने एक अजीब सी चीज़ नोटिस करी। उसके बिल्डिंग की ठीक सामने वाली बिल्डिंग की बालकनी में कोई खड़ा था और बिल्कुल उसी के फ्लोर के लेवल पर, शायद वो भी सेम ही फ्लोर में रहता था। वो अनजान शख्स वहाँ खड़े होकर नीचे बस स्टॉप की तरफ देख रहा था। रात को भी जब निखिल ने फिर से वहाँ देखा तब भी वो फिगर वहीं खड़ा था और नीचे देखे जा रहा था बस स्टॉप की तरफ, जैसे कि मानो किसी का इंतज़ार कर रहा हो। लेकिन यहाँ पे अजीब बात ये थी कि निखिल ने जब पहली बार देखा था तो शाम हो रही थी, लगभग 6:30-7 हो रहे थे और रात को करीबन 11-12 बज रहे थे। और वो जो फिगर था वो बिल्कुल बिना हिले इतने घंटों तक बस वहाँ पे खड़े होकर नीचे देखे जा रहा था। अब ये लोग कभी कभी क्या था, रात को लेट डिनर करते थे, तो ऐसे ही 12-12:30 बज रहे होंगे और ये लोग ऐसे ही बैठे, डिनर भी किया, बाहर से मैगडी वैगडी मंगा लिया, कुछ मंगा लिया, तो वही खा रहे होते हैं। तो अब खाते खाते निखिल ये बात प्रणय को बताता है। प्रणय जैसी ये बात सुनता है वो अभी खा ही रहा है कि उसके हाथ एकदम रुक जाते हैं और वो निखिल को देख के बोलता है कि निखिल, सामने वाले फ्लोर में कोई नहीं रहता, इनफैक्ट फ्लोर छोड़ उस पूरी बिल्डिंग में वो पूरी बिल्डिंग खाली पड़ी है, तूने किसको देखा? निखिल ये सुनकर सुन्न हो जाता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा डरावना ये था कि जब ये बात प्रणय बता रहा है तो निखिल तो डर रहा है, इनफैक्ट प्रणय भी थोड़ा डर रहा है, लेकिन ओम प्रकाश उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वो अपना खाना खाने में लगा है जैसे कि मानो उसने कुछ सुना ही ना हो। अब अगली रात की बात है जब निखिल ऑफिस से काफ़ी देर से लौटा। हॉल में सन्नाटा था, बस किचन से कुछ आवाज़ें आ रही थी। वहाँ प्रणय खड़ा था। निखिल ने पूछा, ओम प्रकाश कहाँ है? प्रणय ने निखिल को देखा और बड़े हैरानी के साथ कहा कि पता नहीं, शायद अपने रूम में ही होगा। और निखिल को ये बात बड़ी अजीब लगी क्योंकि एक ही फ्लैट में रहते हुए प्रणय ऐसा क्यों कह रहा है कि उसे पता ही नहीं। और वो जाता है ओम प्रकाश के रूम में, देखता है तो ओम प्रकाश सो रहा होता है। चलो ठीक है, वो प्रणय से ऐसा क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करता कि तूने उसको देखा ही नहीं क्या, या वो सुबह से तेरे को दिखा ही नहीं, ऐसा उसने कुछ नहीं पूछा, उसने बात जाने दी। ऑल्दो निखिल ने बात इग्नोर कर दी थी, बट असली डर 2 रात के बाद शुरू होता है। अब शायद आपको लग रहा होगा कि निखिल तो भाई यहाँ बस ही गया, मतलब उसने कहा था 1-2 दिन के लिए चाहिए, अर्जेंटली चाहिए, लेकिन ये तो अब यहीं रह रहा है। तो ऐसा नहीं था, निखिल ने अपने लिए दूसरा पीजी देख लिया था, लेकिन उस पीजी का कुछ सीन था, लाइक एक बच्चा था जो कि शायद 31 या कुछ को जाने वाला था और अभी उसके लिए भी 1 हफ्ता बचा था। तो इसने इन दोनों से बात करी थी और ये दोनों कह रहे थे कि कोई बात नहीं, तू 1 हफ्ता यहीं रह ले, उसके बाद तू पीजी में शिफ्ट हो जाइए। तो ऐसा नहीं है कि वो वहाँ बस चुका है, बट हाँ अभी कुछ टाइम चाहिए था निखिल को। अब 2 रात के बाद क्या होता है, रात के करीबन 12:15 हो रहे थे। निखिल को वक्त अच्छे से याद है क्योंकि उसने अपने फ़ोन में चेक किया था। सन्नाटे में उसे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। कोई दबे पांव बालकनी की तरफ जा रहा था और जब निखिल आंखें खुलकर देखता है कि कौन जा रहा है तो देखता है कि वो ओम प्रकाश होता है। नंगे पांव, एकदम खामोश। ओम प्रकाश बालकनी में खड़ा होकर चुपचाप नीचे की तरफ देखने लगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे निखिल ने कुछ दिन पहले एक आदमी को अपने सामने वाली बिल्डिंग में खड़ा होकर नीचे देखते हुए देखा था। सेम उसी तरीके से ओम प्रकाश भी नीचे ही देखे जा रहा था, बिना हिले, बिना आवाज़ करे, बस एकदम स्टैच्यू की तरह मूर्ति बनकर वो नीचे घूरे जा रहा है। निखिल ने धीरे से उसका नाम पुकारा, ओम प्रकाश, लेकिन ओम प्रकाश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो किसी पत्थर की मूर्ति की तरह वहीं खड़ा रहा। करीब 1 मिनट बाद वो धीरे से पलटा और वापस अपने कमरे की तरफ चला गया, इस तरीके से जैसे उसने निखिल को देखा ही नहीं, बस मुड़ा और सीधा चला गया। अगली सुबह निखिल ने हिम्मत करके ओम प्रकाश से उस रात के बारे में पूछा और ओम प्रकाश के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट सी आ जाती है। ओम प्रकाश कहता है कि नहीं, मैं तो कल रात को कहीं नहीं था, मैं तो अपने रूम में ही सो रहा था और मैं ऐसे आधी रात को चुपचाप से जाके बालकनी से नीचे क्यों घूरूंगा, पागल थोड़ी ना हूँ। निखिल का बताना है कि ओम प्रकाश के अब जो बातें कर रहा है, जिस तरीके से वो एक्सप्रेशन दे रहा है, जिस तरीके से वो बोल रहा है, वो कुछ अजीब थे। लाइक वो हंस के बोल तो रहा था लेकिन उसकी आंखें, उसके एक्सप्रेशन बहुत डरावने से थे। उसके एक्सप्रेशन में एक ब्लैंकनेस थी जो कि निखिल को फील हो रही थी और निखिल को समझ नहीं आ रहा था कि ओम प्रकाश उससे झूठ कह रहा है या फिर वो सच में भूल चुका है, वो स्लीप वॉकिंग कर रहा था। पर जो भी हो, निखिल को यहाँ से डर लगना शुरू हो गया था और उसी रात डर की एक नई हद पार होने वाली थी। निखिल अपने मैट्रेस पर लेटा हुआ था जब अचानक से उसे एहसास हुआ कि कोई उसके बिल्कुल बगल में बैठा है। हैरानी की बात यह थी कि निखिल के बगल में कोई बैठा तो है, लेकिन कोई उसके पास चलकर कब आया, कब उसके बगल में बैठ गया, उसको आवाज़ आई ही नहीं। जो निखिल के बगल में बैठा था वो ओम प्रकाश था। उसने अंधेरे में निखिल से पूछा, क्या तुम जल्द ही यहाँ से शिफ्ट होने का सोच रहे हो? निखिल थोड़ा सा घबरा गया कि एकदम से आधी रात को कोई ऐसा क्यों पूछ रहा है। निखिल बोलता कि हाँ। ओम प्रकाश शांति से अपना सर ऐसे हिलाता है और निखिल को एक ऐसी बात कहता है जिसके बाद उसका पूरा बदन जैसे कि मानो ठंडा पड़ गया। ओम प्रकाश बोलता है, यहाँ लोग ज़्यादा दिन नहीं रुकते। निखिल थोड़ा सा डर के ओम प्रकाश से पूछता है कि तुम यहाँ कब से रह रहे हो? ओम प्रकाश बड़ी अजीब से एक्सप्रेशन के साथ कहता है, कई सालों से। लेकिन अजीब बात ये थी कि प्रणव ने ये जो फ्लैट था ये 7-8 महीने पहले ही लिया था और ओम प्रकाश ये फ्लैट लेने के करीबन 2-3 महीने बाद आया था। तो फिर ये कई सालों से क्यों कह रहा है? और वो भी इतने डरावने एक्सप्रेशन के साथ। बोलते बोलते ओम प्रकाश के चेहरे पर वही अजीब सी मुस्कुराहट थी
लेकिन इस बार उसकी आंखें धीरे धीरे फटने लगी थी, जैसे उसके अंदर कोई शैतान बैठा हो। निखिल को अचानक से अपना सर भारी लगने लगा, जैसे कि मानो कोई उसे हिप्नोटाइज कर रहा हो। उसका दिमाग सुन्न पड़ने लगा और तभी ओम प्रकाश अचानक से जोर से हंसा, एक ऐसी हंसी जो इंसानी बिल्कुल नहीं लग रही थी, और फिर बोला, तूने शायद कुछ ज़्यादा पी ली है। और उस बात के बाद निखिल को कुछ याद नहीं, सब कुछ एकदम ब्लैंक हो गया। और जब निखिल की आंख खुली, वो फ्लैट के अंदर नहीं बल्कि सीढ़ियों के ऊपर था। और सबसे हैरान की बात यह थी कि उसका सारा सामान उसी के बगल में बिल्कुल सही तरीके से पैक करके रखा हुआ था, जबकि निखिल ने अपना सारा सामान प्रणव के फ्लैट के अंदर बिखेर के रखा था। घबराया हुआ निखिल थोड़ा सा होश में आता, उसकी बॉडी पूरी तरीके से ऐसी भारी सी लग रही थी, वो उठ भी नहीं पा रहा था। कैसे करके तो उठता है, थोड़ा सा बाहर जाकर देखता है तो बाहर जो वॉचमैन होता है, जो कि सोसाइटी के एकदम मेन गेट में खड़ा होता है, वो निखिल को रोक देता है। और तब वॉचमैन कहता है कि साहब, क्या आप अपना फ्लैट खाली करके जा रहे हो? और निखिल ने वॉचमैन से प्रणव और ओम प्रकाश के बारे में पूछा। और तब जो वॉचमैन होता है वो बड़े हैरानी से निखिल को देखता है। तब वॉचमैन कहता है कि साहब, यहाँ प्रणय नाम का लड़का तो रहता है, लेकिन ओम प्रकाश नाम का लड़का, उसके बारे में तो मैंने कभी सुना भी नहीं। निखिल पूरी तरीके से पागल हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कह रहे हैं। वो समझाने की कोशिश करता है, अरे प्रणय उसके बगल वाले रूम में तो ओम प्रकाश रहता है, ये दोनों साथ ही तो रहते हैं। और वॉचमैन बहुत सोचने के बाद भी यही कहता है कि नहीं सर, यहाँ कोई नहीं रहता, कोई ओम प्रकाश नाम का लड़का रहता ही नहीं है। निखिल उसी समय अपना सारा सामान उठाकर उसी पीजी में चला जाता है जहाँ वो 31 को शिफ्ट होने वाला था, और उनसे बोलता है, मुझे कैसे भी करके तुम वेटिंग एरिया कहीं हॉल में भी रख लो, एक दिन की ही बात है, उसके बाद मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊँगा। और ऐसे ही होता है, अगले दिन निखिल वहाँ शिफ्ट हो जाता है। लेकिन प्रणव वाली सोसाइटी में वो वापस कभी नहीं जाता। निखिल आज भी सोचता है कि अगर ओम प्रकाश वहाँ था ही नहीं तो वो हर रात को बालकनी पर खड़े होकर किसका इंतजार करता था, और वो सामने वाली खाली बिल्डिंग में कौन रहता था। अब कुछ हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन निखिल के दिमाग से वो डर निकल ही नहीं रहा था। एक दिन विमान नगर में बार्कलेस के पास उसे अचानक से प्रणय मिल गया, और निखिल सोचता है कि आज तो इससे सच जानकर ही रहूंगा। निखिल प्रणय को रोकता है और उसको उस रात की सारी कहानी सुना देता है। ओम प्रकाश की वो अजीब हरकतें, उसका बालकनी पर खड़े रहना और वो आखिरी डरावनी रात, सब कुछ बता देता है। और प्रणय निखिल को ऐसे देखता है जैसे कि मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। और फिर वो निखिल को कहता है कि तू पागल वागल है क्या? ओम प्रकाश, मैंने आज तक ये नाम तक नहीं सुना। निखिल पूरी तरीके से सुन्न हो जाता है, और प्रणय ने आगे जो बताया वो तो निखिल की सोच से भी ज़्यादा भयानक था। प्रणय ने कहा कि वो उस फ्लैट में पिछले कई महीनों से अकेला रह रहा है, और सबसे बड़ी बात, जिस वक्त निखिल उसके फ्लैट में शिफ्ट हुआ उससे ठीक 2-3 दिन पहले प्रणय तो अपने होम टाउन चला गया था, और पिछले 10-15 दिन से वो अपने होम टाउन में ही था। मतलब कि उसका फ्लैट पिछले 10-15 दिन से बंद पड़ा था, और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि निखिल कब वहाँ रहने आया, कब उसने सब देखा, कब वो प्रणय से मिला, कब ये सब हो गया। प्रणय बोल रहा था कि तू पागल है कि तू हमें पागल वागल बना रहा है ना, और प्रणय को सीरियसली ऐसा लग रहा था कि निखिल उसके साथ प्रैंक कर रहा है। लेकिन निखिल की हालत तो ऐसी हो गई थी जैसे कि मानो उसने सांप सूंघ लिया हो। ना वो कुछ बोल पा रहा था, ना कुछ बता पा रहा था, ना रिएक्ट कर पा रहा था, बस चुप था, जैसे कि मानो उसके सामने सब कुछ बिखर गया हो। शायद कहीं ना कहीं निखिल को समझ आ गया था कि निखिल उस घर में 2 लोगों के साथ नहीं बल्कि किसी ऐसी चीज़ के साथ रह रहा था जो प्रणय का रूप लेकर उसके सामने आई थी। और वो ओम प्रकाश जो हर रात को बालकनी से नीचे घूरता रहता था, वो तो वहाँ कभी था ही नहीं। उस दिन के बाद से निखिल ने मुड़कर पीछे कभी देखा ही नहीं। वो पुणे छोड़कर ही चला गया, ये जानते हुए कि वो पुणे के एक ऐसे फ्लैट में 10 दिन बिता चुका था जहाँ कोई इंसान नहीं, सिर्फ मौत और साए थे। निखिल का बताना है कि वो एक बाबा के पास भी गया था और उनको सारी बात बताई। सारी बात सुनने के बाद बाबा ने निखिल को कहा, बेटा कभी कभी कहीं खाली फ्लैट्स में कुछ लोग ऐसा तंत्र मंत्र कर देते हैं, ऐसा रिचुअल कर देते हैं कि वो तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वो फ्लैट में किसी आत्मा को बांध देते हैं, जिसके बाद वो तंत्र मंत्र करने वाला तो भले ही वहाँ से चला गया हो, लेकिन वो आत्मा आज भी वहीं पर भटक रही है। इसके आगे निखिल ने यह भी पूछा कि क्या वो आत्मा मुझे अभी भी हर्ट कर सकती है, क्या वो अभी भी मेरा पीछा कर सकती है? तो बाबा ने कहा नहीं, उनका कंट्रोल सिर्फ उस फ्लैट के अंदर तक है। जब तक तुम उसके अंदर होंगे वो तुम्हारे माइंड के साथ खेल सकती है, वो तुम्हें ऐसे डायरेक्टली हर्ट भी नहीं करेगी, लेकिन हाँ वो मैन्युपुलेटिव है, वो तुम्हें ऐसी चीज़ें दिखाएंगी जो कभी होंगी ही नहीं और तुमसे उन्हीं चीज़ों के अकॉर्डिंग अपने अपने काम करवाएंगी। बट अब जब तुमने वो फ्लैट छोड़ दिया है तो वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। बट स्टिल बाबा ने एक धागा, एक मौली थी जो कि निखिल के हाथ में बांध दी और कहा कि अगर बाय चांस तुम्हारे दिल में फिर भी कहीं ना कहीं डर है तो ये धागा तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारी रक्षा करेगा। और उस दिन के बाद से आज तक निखिल कभी किसी दोस्त के फ्लैट में भी नहीं गया, क्योंकि उसके दिमाग में रियल क्या है और नकली क्या है, फेक क्या है, वो सब कुछ मिट चुका है। उसको नहीं पता, उसने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर लिया जिसके बाद से तो अब उसके सामने भी अगर आप आ जाओ और बात कर लो तो वो भी 4 बार सोचे कि क्या सच में ये इंसान ही था या कुछ और। तो निखिल अभी दिल्ली में रह रहा है और उसके कोई नोन है वहाँ पे, बुआ बुआई, तो उन्हीं के वहीं पे रहता है। और अब उसकी हिम्मत नहीं होती ना तो दोस्तों के फ्लैट में जाने की और ना खुद किसी फ्लैट या पीजी में रहने की। ये थी दोस्तों निखिल की स्टोरी।
आपको कैसी लगी आप मुझे बताना। बट ये एक ऐसी स्टोरी है जो शायद इस चैनल में बाकी स्टोरी से बहुत अलग होंगी, क्योंकि इतने हद तक इन्फ्लुएंस, इतने हद तक मैनिपुलेशन हर एनर्जी नहीं कर पाती। तो वहाँ पे जो भी था वो था बहुत डेंजरस। दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। Haunted my प्रेम जोशी रॉन्ग अबाउट जेम द मॉन्स्टर अक्कू यादव। ठीक है भाई, नाइस वीडियो यार। अल्फा की तो मैं गोट यार, लाइक कर देते हैं ले। बाकी अगर तुमको ये वीडियो वापस देखनी जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये वीडियो को जाके वापस देखना चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। कमेंट में बता सकते हो तुम्हें वीडियो देख के कैसा लगा। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको जाके फॉलो कर सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and believe. Know what I want, so I'll take it on. I'll make mistakes, but mistakes make you strong.